वर्ग के लिए एक वैसा ही एक ऐसा न्यायालय का कोर्ट जिसको कहते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ऐसे ही आदिवासियों को सुरक्षा और संरक्षण देने के लिए ये आयोग का गठन किया गया, ताकि उनके ऊपर हो रहे अत्याचार, शोषण से कैसे बचाया जाए और उनको कैसे न्याय मिले। इस दृष्टि से ये आयोग का गठन किया गया था। बहुत लोग नहीं जानते, खैर कोई बात नहीं है। हमने लोगों को इसकी जागरूकता लाई और जब इस तरह का देश भर में मैंने भ्रमण किया तो पाया कि किस तरह से उनके साथ उनके अधिकार संविधान में तो दिए गए थे, कानून भी बहुत बनाए गए, लेकिन उसके बावजूद भी क्यों नहीं उनको वो अधिकार मिला है जिससे वो सक्षम होते, आगे बढ़ते। लेकिन बहुत कुछ सरकारें ने कार्य तो किया है, लेकिन आज भी जितना विकास उनका होना चाहिए उतना नहीं हो पाया। मैं जानती हूँ, मैं छिंदवाड़ा जिले का मेरा अपना गृह जिला है, जहाँ पर भारिया और कोरकू, मवासी ये एक अति पिछड़ी जनजातियाँ रहती हैं। सहरिया मध्य प्रदेश में है, वहाँ 3 जनजाति, उनका हालात जब मैंने देखा तो मुझे बड़ा दुख हुआ। जैसे बेगा जनजाति है, ऐसे ही मध्य प्रदेश की सहरिया, उनको पीने का पानी नहीं, खाना नहीं, बेचारे किस हालत में। मैं शिवपुरी और शिवपुर जिले का दौरा किया और कैसे उनकी जमीनों को दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया था। ये हालात मैं मध्य प्रदेश के अंदर मैंने देखा और ये हिंदुस्तान के अनेक प्रदेशों में मैंने देखा कि उनकी जमीनों में बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लाकर खदानें खोल दी जाती थी, उनको कंपनसेशन नहीं, विस्थापन नहीं। ये तमाम चीजों को देखकर लगता था कि इनका सीधापन, सहजता, सरलता, भोलापन और जानकारी के अभाव में इनके साथ ये अन्याय होते रहा। इस चीज को मैंने बहुत करीब से देखा और यही वजह है कि मैंने आज के जो नवयुवक और उन लोगों को इसके अधिकार के बारे में बताना। आप बोल रहे थे कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र संविधान में उस समय बनाया, यहाँ 13 जिले और छत्तीसगढ़ में 13 जिले और 19 आंशिक जिले, ऐसे मिला के 18-19 अनुसूचित क्षेत्र में माने गए हैं। आपको मालूम है अनुसूचित क्षेत्र में 96 में पैसा कानून का प्रावधान किया गया था। और ये पैसा कानून क्या है? पैसा कानून के पीछे मकसद ये था कि यहाँ पर जो भी अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले, वो जो पंचायत होगी, ग्राम सभा होगी, जो निर्णय लेंगे उसके अनुसार ही उस क्षेत्र का विकास होगा और उसके आधार पर ही प्रशासन, शासन के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। ये कानून तो बना है, लेकिन कानून बनने के बावजूद भी उसमें यह था कि पूरे क्षेत्रों में आरक्षण का प्रावधान रखा गया, उनकी जमीन स्थानांतर नहीं होगी, माइनिंग और जितना भी जो रॉयल्टी और जिसका भी है वो सारा अधिकार ग्राम सभा के आधार पर भी उसका संचालन होगा। और भी बहुत सारा इसका कानून है। उसके साथ साथ अति पिछड़ी जनजातियों को सीधी भर्ती का भी प्रावधान है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि जो नौजवान है उनको मेरिट के आधार पर उनको दिया जाए। मैं जब यहाँ पर ज्वाइन किया, मैंने शपथ लिया 29 जुलाई को, मेरे पास आबूझमाड़ और कहाँ के यूथ आए, पूरा अपना बस्तर साइड से भी, और बताने लगे कि हमारा तो ये सीधी भर्ती बंद कर दी गई। तब फिर मैंने इन सारी चीज़ों का संज्ञान में लिया और इसका सरकार को, शासन का ध्यान आकर्षित किया। मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि सीधी भर्ती का अभियान हर 2 साल में बढ़ाया जाता है, जहां पर जो हमारे अति पिछड़ी जनजाति के लोगों को बिना इंटरव्यू के मेरिट आधार पे उन व्यक्ति को सीधी भर्ती नौकरी दी जाएगी, उनके साथ कोई विज्ञापन कुछ नहीं होगा। इसके लिए कैबिनेट ने इसका पास कर दिया और आदेश भी हो गए। जहां जहां भी इस तरह की जरूरत होगी जिला स्तर पर। और दूसरी बात, इस बात के लिए फिर शासन, मेरा ध्यान आया कि बस्तर संभाग
और सरगुजा संभाग, ये दोनों संभाग में बहुल आदिवासी वर्ग के लोग ज्यादा निवास करते हैं। होता क्या है कि जब प्रदेश स्तर का तृतीय और चतुर्थ कर्मचारियों की जब पोस्ट निकलती है, जब कंपटीशन होता है, तो इन लोगों के तुलना में शहर के लोगों को ज्यादा पद मिल जाते हैं, ये लोग वंचित हो जाते हैं। तो इसके लिए सरकार ने भी ये निर्णय लिया कि क्यों नहीं दो संभागों को अलग करके एक चयन बोर्ड बना दिया जाएगा, और जिसमें वहीं के स्थानीय लोगों को प्राथमिकता पे वहीं संभाग स्तर पर इसका विज्ञापन जारी होगा, और वही उसी क्षेत्र संभाग के रहने वाले लोगों को प्राथमिकता पे नौकरी। ये तमाम सारी चीजों का सरकार का द्वारा ये कदम उठाए गए हैं। बहुत सारी चीजें मेरे सामने आई, मैं अगर आज बात करूंगी तो बहुत लंबा, क्योंकि वैसे भी बहुत समय हो गया है और इसका हाल का एसी खराब है, तो शायद आप लोगों को बहुत गर्मी भी लग रही है, मैं जानती हूँ। मगर जो चीज आज मैं जिसके लिए सोच के आई थी कि आज कम से कम जो नौजवान है, युवक हैं, वो कम से कम अपने अधिकार के बारे में समझे। अब पेशा कानून के लिए मैंने ये कहा था कि पेशा कानून, मैंने बीच में 2-3 बार मैं प्रधानमंत्री जी से मिली, राष्ट्रपति जी से भी मिली, और मैंने कहा कि इस हिंदुस्तान के अंदर संविधान में उनको जो अधिकार दिए गए हैं, आज भी वो अधिकार के अनुसार वो योजनाएं या वहां तक इसलिए नहीं पहुंच पा रही है कि अनेक राज्यों में पेशा कानून तो बना है, लेकिन उसका क्रियान्वयन, उसके नियम नहीं बना पाए, जिसके कारण कहीं पालन हो रहा है, नहीं हो रहा है। आज इस तरह का सरकार को भी नहीं पता, प्रशासन को भी नहीं पता कि इसका कैसे मतलब हम कार्रवाई करें, क्रियान्वयन करें। तो इसके लिए मेरी मुख्यमंत्री जी को भी समय समय पर मैंने पत्र लिखा और कहा कि आप इस पर जल्दी से नियम बनाएं। प्रधानमंत्री जी ने भी इसका संज्ञान में लिया और सभी प्रदेश के लोगों को ये निर्देश दिया। मीटिंग हुई विज्ञान भवन में और कहा कि इसको जितनी जल्दी हो सके तो उनको इस तरह का कानून बना है, उसका मतलब सही मायने में वो हकीकत में उसको उन लोगों को कैसे लाभ पहुंचे उसके लिए बनाए, और उस पे सारे फॉरेस्ट राइट के बारे में है, खनिज के बारे में है, अब बहुत सारी चीजें हैं। और दूसरी बात मैं आपको ये भी बता दूं, ये शायद बहुत कम लोग जानते हैं, 5वीं अनुसूची में संविधान में विशेष अधिकार राज्यपाल को दिए हैं कि राज्यपाल अगर चाहे तो वहां पर अपने दृष्टि से वहां के लोगों के लिए किसी भी तरह का कोई नीति बनाए, नियम बनाए, और उनकी संरक्षण, उनकी रक्षा और किसी तरह से वो करने के लिए वो अधिकार गवर्नर को दिया गया है, राज्यपाल को दिया गया है। और इसीलिए मैं समय समय पर इसको संज्ञान में लेती हूँ, प्रशासन और शासन का ध्यान आकर्षित करती हूँ। जब मुझे इस तरह के बहुत सारे मुद्दे आए, मैंने समय समय पर मुख्यमंत्री जी को कहा भी। और दूसरी बात है कि जितनी कार्रवाई, आपको नहीं मालूम है, भाई सुभाष ने बताया होगा, मैंने देखा कि 2 वर्षों से और पता नहीं कब से 597 करोड़ रुपए जो आप तेंदुपत्ता लघु वन उपज का जो आप उसका ऊपर जीवन अपना यापन करते हैं तेंदुपत्ता का, आपको नहीं मालूम आपके 2 वर्षों से आपके बच्चों की छात्रवृत्ति नहीं मिली थी, उनका बोनस नहीं मिला था, आपका ही पैसा था, बैंक में जमा था। मैंने अधिकारियों को बुलाया, कहा कि ये पैसा क्यों नहीं रिलीज किया। फिर उन्होंने मुझसे एक बोले कि खाते नहीं मिल रहे हैं, कई बहाने, मुझे नहीं। मैंने कहा कि 1 महीने के अंदर इनका सारा पैसा उनके खाते में जमा हो और उनकी छात्रवृत्ति, उन्होंने सारे पैसे का वापिस करवाया। ऐसे बहुत सारे मुद्दे मेरे सामने जब आते रहे तो मैंने इस बात को, बहुत जगह ऐसी भी शिकायत मिली, 5वीं अनुसूची क्षेत्र में कोई भी नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम नहीं बनाई जा सकती थी, लेकिन उसके बावजूद भी बनाई गई। मैंने कहा कि ठीक है, आप उससे उनका जो आरक्षण और बहुत सारी चीजें, मुझे बड़ा दुख भी हुआ। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी से कि इन सारे लोगों के अधिकार तो आपने गैर कानूनी तौर पर, बहुत सारी पंचायत को मेरे आने के बाद जिनने मांग किया
करवाया, ये शायद आपको नहीं मालूम है, बहुत सारी चीज़ें। और इसके लिए भी मैंने लिखा है, तो मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा कि अगर इन लोगों के अधिकार अगर वापिस आना है तो मेसा कानून, वो पैसा कानून की तरह है, जहां नगर पालिका बनाई जा सकती है, नगर पंचायत बनाई जा सकती है, जहां उनका डेवलपमेंट का पूरा विकास का पैसा वहां पर सही मायने में उनके लिए खर्च होगा, उनके आधार पर खर्च होगा। आज पंचायत लागू 1961 का कानून आप अनुसूचित क्षेत्र में लागू कर दिया और 1996 का कानून को वहां से खत्म कर दिया। बताइए, ये पैसा कानून केवल आदिवासियों के लिए ही लाया गया था, देश भर के आदिवासियों के लिए। बहुत सारी चीजें ऐसी हुई है। मैंने देखिए, मुझे बड़ा दुख होता है और मैं जिस तरीके से सोचती हूँ देश के परिप्रेक्ष्य में आदिवासियों का हक में। और आपको ये भी बता दूं, मैंने प्रधानमंत्री जी से एक बात और भी कही थी कि जितनी माइनिंग, जितनी इंडस्ट्री अगर खुली है हिंदुस्तान के अंदर, तो वो अधिकांश हमारे आदिवासी भाइयों की जमीनों पर ये खोली गई है। लेकिन करोड़ों अरबों रुपए इससे उत्पादन किया जाता है, लेकिन हमारा आदिवासी भाई वही स्थिति गरीब की गरीब, और उसको वहां से दूसरी जगह भेज दिया जाता है, ठीक से कंपनसेशन नहीं मिलता। मैं बहुत ओपनली बात कर रही हूँ और मैं बोलती भी हूँ, मुझे किसी बात का नहीं, उनका हक की बात करती हूँ। और मैंने कहा कि इसको रोकिए, और उस बात को लेकर मैंने राउरकेला में बहुत बड़ी इंडस्ट्री 1954 और 60 में बनी थी, 20,000 एकड़ जमीन उनकी ले ली गई थी। उसके बाद कुछ लोग तो जंगल चले गए, कुछ वहां रह रहे थे। 5,000 एकड़ में केवल 7,000 एकड़ में इंडस्ट्री डाली, बाकी जमीनों का उनका कोई अधिकार नहीं था 1 इंच का। मेरे पास आए हम, जब मैं आयोग में थी, मैंने सुनवाई किया, वो लड़ाई लड़ते रहे उनके दादा परदादा। मैंने कहा ये तो बहुत अन्याय है, मैं होने नहीं दूंगी। और उनकी सुनवाई करके कलेक्टर, एसपी, चीफ सेक्रेटरी, वहाँ के सेंट्रल गवर्नमेंट के सेक्रेटरी, अध्यक्षों को सबके साथ लगातार मीटिंग करते हुए मैं आज आपको ये बता देती हूँ, आज मुझे इस बात की खुशी हुई कि पहली बार 3 से 4,000 लोगों का मेरे द्वारा, मेरे हाथ से उनको मैंने पट्टा दिलवाया, जो कभी नहीं मिलता। ऐसी झारखंड, उड़ीसा, कई जगह की ऐसी प्रॉब्लम थी कि हमारे आयोग ने मिलकर इस तरह का मैं उन्हें न्याय दिलाने का प्रयास कर रही थी। हमारे कर्मचारी, अधिकारियों के साथ क्या होता है, ये आयोग की अपनी व्यथा है। लेकिन